अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई हैड टू टेक दैट कॉल। बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। तो बेटा अच्छा, मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे कि सर वी आर अनएबल टू जॉइन द क्लास। तो बेटा देखो, बात ये है कि कल मैंने ओरिएंटेशन क्लास में आप लोगों को बताया था और व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी थी कि जूम पे आप अपना अकाउंट जनरेट करेंगे विद योर पर्सनल ईमेल एड्रेस। अगर आप अकाउंट जनरेट नहीं करेंगे तो सिंपल लिंक पे क्लिक करके आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। इट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। तो इसीलिए बेटा उन बच्चों को कंप्लेंट्स आ रही हैं, ठीक है, उन बच्चों को आप मेरा मैसेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में बाद में देख सकते हैं लेक्चर की, इफ दे आर इंटरेस्टेड। और नेक्स्ट टाइम से उनसे आप ये शेयर कीजिएगा कि जूम पे आप अपना अकाउंट जनरेट करें विद योर पर्सनल ईमेल एड्रेस। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर टुडे। पहले बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ओके जी, हम बहुत कॉमनली इनकाउंटर करते हैं बेटा दो टर्मिनोलॉजीज को, व्हाट इज ड्रग एंड व्हाट इज मेडिसिन। एंड दीज टू टर्म्स दे आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। कभी हम ड्रग यूज करते हैं, कभी मेडिसिन यूज करते हैं, बट इज देयर एनी डिफरेंस? यस, देयर इज डिफरेंस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड a very common question which is asked during viva, what is drug? और बेटा आपको अगर यही ड्रग और मेडिसिन का भी पता ना हो तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ही बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर को। तो there are no much differences, there are little differences. First of all, what is drug? Drug is any chemical substance. Please note the point. The substance should be chemical substance and its structure should be known. अननोन कोई भी केमिकल नहीं कि आपने कोई भी अननोन केमिकल उठा के ले लिया और उससे आपकी बॉडी में इफेक्ट आ गया और आप उसको लेबल कर देंगे ये ड्रग है। नो, एनी केमिकल सब्सटेंस ऑफ नॉन स्ट्रक्चर अदर देन न्यूट्रिएंट और इसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट। क्योंकि हम जो भी चीज न्यूट्रिशन में खाने में लेते हैं, फूड में लेते हैं, वो उनमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काली मिर्ची है, जीरा है, अदरक है, इन सब में भी केमिकल्स होते हैं। इवन आप एप्पल खाते हैं, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलिफिनोल्स, कैटेचिन, एपिकैटेचिन एटसेट्रा। तो वो नहीं बेटा। Any chemical substance of known structure other than nutrient or essential dietary ingredient, which when given to the living organism produces a biological effect. That chemical substance is labeled as a drug. अब drugs हमारे पास बेटा आती कहाँ से हैं? There are multiple sources of drugs. We can obtain the drugs from certain vegetables, उनमें से हम extract करते हैं। एनिमल से भी हम बेटा बहुत से ड्रग्स लेते हैं। मिनरल सोर्सेज भी हमारे पास कॉपर, जिंक वगैरह। देयर आर सर्टेन माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज, माइक्रोब्स को यूज करके हम डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन सिंथेटिक सोर्सेज कि हम केमिकल लेबोरेटरीज के अंदर ड्रग्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल बट 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के हम कहाँ से लेते हैं। नाउ व्हाट इज मेडिसिन? बेटा मेडिसिन वेरी इंपॉर्टेंट। अ केमिकल प्रिपरेशन जस्ट लाइक अ ड्रग, ठीक है। इन दोनों में ये चीज सिमिलर है, ड्रग हो चाहे मेडिसिन हो। केमिकल प्रिपरेशन विच कैन कंटेन वन और मोर ड्रग्स। ये सबसे पहला डिफरेंस कि मेडिसिन के अंदर एक ड्रग भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, पांच पांच भी हो सकती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है। विच इज एडमिनिस्टर्ड विद द इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ थेराप्यूटिक इफेक्ट। Therapy mean to treat something, to treat some problem, disorder or disease. If the intention of giving that chemical preparation, if the intention of giving that particular drug is to produce a desired therapeutic effect, then that drug or chemical is labeled as medicine. ठीक है। सिर्फ इंटेंशन क्या है हमारी, उसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये क्या है जी, मेडिसिन है। अच्छा, ये जो हमारे पास मॉर्फिन है, मॉर्फिन को हम ड्रग भी कहते हैं, मॉर्फिन को मेडिसिन भी कहते हैं। ड्रग इसलिए कहते हैं कि ये केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल है ऑफ नॉन स्ट्रक्चर मॉर्फिन, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ड्रग है, ठीक है। लेकिन इसको हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं सिवियर पेन के लिए। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द यूज ऑफ मॉर्फिन इज पेन रिडक्शन। इफ वी आर यूजिंग मॉर्फिन फॉर पेन रिडक्शन इन सम पेशेंट्स, देन वी लेबल दैट मॉर्फिन एज अ मेडिसिन। जो आईवी ड्रग अब्यूजर होते हैं, जो मॉर्फिन की हाई क्वांटिटी, हाई अमाउंट को यूज करते हैं फॉर देयर recreational purposes, ठीक है, then it is not called a medicine because they are not taking the morphine for the treatment of their disease, because they are taking the morphine for their pleasure or some other or for some other purposes.
तो वहां पे हम कहते हैं कि ये मेडिसिन नहीं है, इट इज ड्रग, और उन्हें हम कहते हैं आईवी ड्रग अब्यूजर। उन्हें हम आईवी मेडिसिन अब्यूजर कभी नहीं कहते। हमेशा आप यही सुनते होंगे, ये ड्रग अब्यूजर, ड्रग एडिक्ट भी सुनते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वो थेरेपी के लिए नहीं ले रहे होते। एंड मेडिसिन दे आल्सो कंटेन मैनी अदर सब्सटेंसेस। आप जो एक टैबलेट खाते हैं बेटा, उसमें सिर्फ वो एक केमिकल नहीं होता, उसमें बहुत सारे स्टेबलाइजर्स भी होते हैं, सॉल्वेंट्स भी होते हैं उस एक टैबलेट के अंदर, सर्टेन अदर केमिकल एक्सिपिएंट्स भी होते हैं। तो मेडिसिन की कंपोजिशन में बहुत कुछ आ जाता है। सॉरी, मेडिसिन, ओके। व्हाट इज एक्टिव प्रिंसिपल और एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब पुराने जमाने में होता था, फॉर एग्जांपल जी के एक प्लांट है हमारे पास, उसका नाम है जी सिनकोना। सिनकोना प्लांट है जी, ठीक है। बहुत पुराने जमाने में ये सिनकोना प्लांट जो था, इसकी बार्क, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग क्लियरली, या इसकी बार्क थी या लीव्स थे, खैर जो भी चीज थी, सिंकोना प्लांट के बार्क या लीव्स को लेके उसका कावा बना के ना मलेरिया के पेशेंट्स को दिया जाता था, और मलेरिया के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा लेट्स एक्सप्लोर इट। जब उसको एक्सप्लोर किया तो उनको पता चला कि जी इसके अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस है विच इज कॉल्ड एज क्विनीन। तो उसको उन्होंने सेग्रीगेट कर लिया क्विनीन, और क्विनीन को यूज करना शुरू कर दिया एज ए व्हाट एज एंटी मलेरियल एजेंट। तो उससे मलेरिया ट्रीट होता था। फिर हमने क्विनीन से और बहुत सी बना ली लेबोरेटरीज के अंदर, क्लोरोक्विन बना ली हमने, मेफ्लोक्विन बना ली, प्राइमाक्विन बना ली। तो बहुत सारी हमने फिर बाद में मॉडिफिकेशन करके और बेटर चीजें बना ली। अब वो जो कावा पीते थे उसके अंदर सिर्फ कुनीन तो नहीं होती थी ना, उसके अंदर और भी बहुत सारे केमिकल्स आते थे उस प्लांट के सोर्स से। साइंटिस्ट ने फिर एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि क्यों ना सारी चीजें देने की जगह हम उस प्योर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट कर लें, उस एक्टिव फॉर्म को, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को। सो द active principle also labeled as active ingredient, it is defined as the intrinsic chemical substance which induces pharmacological activity। बाकी जो उसमें केमिकल्स हैं जो कि irrelevant हैं, and if they have no pharmacological activity then they are of no use for us, but the only chemical substance which is the uh, which has some pharmacological activity, that is called as the active principle or the active ingredient। इज दैट क्लियर? इस एग्जांपल देखें बेटा, ये आपके सामने एक छोटा सा प्लांट है, दिस इज द पॉपी प्लांट। इसको पॉपी प्लांट इसलिए कहते हैं जो इसका फ्लावर है ना, ये जिस, एक मिनट मैं पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ बेटा, किधर है जी, ओके, दिस दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉपी, ठीक है, ये, और ये फ्लावर है बेसिकली, ये फ्रूट नहीं है, ठीक। सो दिस सो दैट्स व्हाई दिस प्लांट इज कॉल्ड एज पॉपी प्लांट, ठीक है। ये मॉर्फिन का, ओपियम का प्लांट है। इस प्लांट को जब जब हम इस पॉपी को, इस फ्लावर को जब हम मतलब प्रोसेस करते हैं, जब कट कुट लगाते हैं तो इसमें से क्रूड एक्सट्रैक्ट निकलता है, रॉ मटेरियल निकलता है। उसको फिर हम फर्दर प्रोसेस करके, ठीक है, उससे हम डिफरेंट केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नीचे मेंशन है फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपावरिन, थेबीन, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो इन सब को हम सेग्रीगेट करते हैं और इनके हम फिर डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से उनको हम यूज करते हैं। तो बेटा this separation of active particles from the crude substance is the phenomena which is responsible for the isolation of drugs, and the active principle mean active substance। आगे चलते हैं जी। ओके बेटा, व्हाट इज फार्माकोलॉजी एंड मेडिकल फार्माकोलॉजी। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं, मैं अभी आप लोगों से भी कह रहा हूँ, मैं हमेशा हमेशा बहुत दुखी होता हूँ जब मैं वाइवा में बच्चों से पूछता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रग, व्हाट इज डिफरेंस between drug and medicine, and what is difference between pharmacology and medical pharmacology। आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, शेयर भी करूंगा, बुक्स में भी लिखा है, बट प्रॉफ में बहुत सारे लोगों को नहीं आता। आई डू नॉट नो कि क्या ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है या इनको समझना और इनको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है। आई हैव नो आइडिया। खैर, ओके जी। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द एक्शन ऑफ केमिकल्स ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि फार्माकोलॉजी और ड्रग थोड़ी सिमिलर चीजें हैं। ड्रग के बारे में क्या बताया था, ड्रग एनी केमिकल ऑफ नोन स्ट्रक्चर which can induce changes in the biological system, and study of that phenomena during which
any drug is producing any change or action in the biological system, it is labeled as pharmacology. ड्रग और फार्माकोलॉजी एक ही चीज है, ठीक है, बस उसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। बट मेडिकल फार्माकोलॉजी, तो मेडिकल एंड फार्माकोलॉजी जो मेडिसिन था ना उससे ही रेलिवेंट है। मेडिसिन के बारे में हमने कहा था जी, एनी ड्रग और केमिकल स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड फॉर द थेराप्यूटिक पर्पसेस। इसमें हम देखते हैं जी, मेडिकल फार्माकोलॉजी इज द एरिया ऑफ फार्माकोलॉजी, एरिया ऑफ फार्माकोलॉजी, इट इज द वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, medical pharmacology. It is the area of pharmacology which is concerned with the use of chemicals for the prevention of disease, diagnosis of disease, and treatment of disease, especially in humans. अब हम ड्रग्स को बेटा खाली ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते, वी कैन यूज देम फॉर प्रिवेंशन। जैसे आप प्रोफिलैक्टिकली कोई चीज यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोक्विन हम लेते हैं 250 मिलीग्राम की टैबलेट। अगर आपको ये पता हो कि मैं डीजी खान ट्रेवल कर रहा हूँ और आजकल वहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा है, या वहाँ पे मलेरिया जो है काफी पीक पे है, तो आप कहते हैं कोई मसला ही नहीं, मैं पहले से ही खा लेता हूँ 250 मिलीग्राम क्लोरोक्विन, तो एक हफ्ते का आपको कवर दे देती है। फिर एक हफ्ते तक अगर आपको मलेरिया का मच्छर काट भी लेता है ना, आपको मलेरिया नहीं हो सकता। तो दैट इज द यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, के डिजीज के होने से पहले ही आप प्रिवेंशन कर लेते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज प्रोफिलैक्सिस, कीमोप्रोफिलैक्सिस। वी कैन यूज द ड्रग्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यस, एक ड्रग है हमारे पास मैथाकुलिन, बहुत सी एग्जांपल है बेटा। एक ड्रग है हमारे पास मैथाकुलिन। मैथाकुलिन को जब हम देते हैं किसी ऐसे पेशेंट को जिसमें हमें सस्पिशन हो कि इसको एस्थमा है या नहीं है, तो अगर उसको पहले से कोई प्री एस्थमेटिक फेज चल रही है, तो ये ड्रग लेने से उसके अंदर एस्थमेटिक फीचर्स बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर जाएंगे एंड वी विल लेबल द पेशेंट एज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा। yes, we can use drugs for diagnosis of disease, and obviously we treat many diseases, thousands of diseases with the help of medicine. So yes, this is also the function of medicine. So compiling once again, medical pharmacology is the area of pharmacology which manifests the use of medicines for the prevention, diagnosis, and treatment of diseases. This is the difference. What is toxicology? Again beta, toxicology is the area of pharmacology, ये आपने जरूर बताना है। It is the area of pharmacology which is concerned with the undesirable effects of chemicals on biological system. This is the definition. आप यूजुअली जब टॉक्सिकोलॉजी की बात सुनते हैं, टॉक्सिकोलॉजी, ओहो टॉक्सिकोलॉजी मीन टॉक्सिक, व्हाट इज टॉक्सिक? टॉक्सिक ऐसी चीज जो बंदे को मार दे। नो नो, इट इज नॉट द true picture of toxic or toxicology. Toxicology is the branch of science, branch of pharmacology concerned with the undesirable effects of chemicals on biological system. अब वो जो बेटा undesirable effects होते हैं वो harmful भी हो सकते हैं, very harmful भी हो सकते हैं, even they can be lethal. Lethal mean they can kill the person. तो ये फिर उनके आगे फर्दर ग्रेडिंग होती है। बट टॉक्सिकोलॉजी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जी बंदा ही मार दो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। Area of pharmacology concerned with the undesirable effects of chemicals on the biological system. What is receptor? बेटा रिसेप्टर बहुत ही सिंपल, ये डेफिनेशन भी जिससे पूछो आधे लोगों को नहीं आती। It is the molecular components of the body with which drug interact to bring about its effect. सीधी सी बात है, वो चीज जिससे ड्रग ने जाके बॉडी में इंटरेक्ट करना है, that is called as receptor. उसको हम सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में मोलेकुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। What is receptor site? Receptor site is the specific region of the receptor molecule to which the drug binds. For example, please look at the picture. देखें बेटा, this is the receptor, this whole one, and this receptor is having a channel in its internal structure. इस आप ऐसा भी कह सकते हैं कि receptor is surrounding the channel. ये भी कह सकते हैं आप ये भी कह सकते हैं receptor is coupled with a channel, ठीक है। But this whole structure, this green structure, this whole structure is the receptor. Whole structure is receptor, and this yellow one, it is the drug, it is the ligand of this receptor, and this drug, it comes and it binds with the specific region which is called the binding site at the receptor. So this specific region where the drug binds, it is called as the receptor site, and this whole molecular structure, it is labeled as receptor. And whenever ligand binds to its receptor site on a particular receptor, then receptor is activated and some effect is produced.
So this opening of channel and this opening of channel is the effect, and this channel is labeled as effector. ये बड़े ट्रिकी से पॉइंट है बेटा, जरा गौर करना है आपने. रिसेप्टर, रिसेप्टर साइट, drug comes bind with receptor site, and there is change in the receptor structure, opening of the channel, and this channel itself is called as effector, and movement of molecules ions across the membrane, and effect is produced as a general. These are very few important terminologies. Next is beta effector. अभी हमने बात की, a component of a system that accomplishes the biological effect after the receptor is activated by any drug or agonist. हम पीछे जाते हैं, मैंने वही बात की ना कि जब रिसेप्टर के साथ ड्रग ने आके बाइंड करना है तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों हुआ? इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द सेल. अब सेल के अंदर एक पर्टिकुलर आयन जब ज्यादा हो जाएगा तो सेल के अंदर इंटरनल चेंज आएगी. So that whole change is labeled as effect, and this channel is called the effector. Why effector? Because ये जब channel open हुआ due to receptor activation, तो ही effect produce हुआ cell के अंदर. So this is called as effector. So effector, it is often a channel transporter or enzyme. Okay. Any question so far? If you have any question so far, you may ask please by using the option of raise a hand. Better no question. Okay. ठीक है जी. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी? बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, इट इज द एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम. तो वो जो सारा मैंने डिस्कस किया पीछे कि रिसेप्टर के अंदर जो चैनल था उसको हम इफेक्टर बोलते हैं, और अंदर जो चेंज प्रोड्यूस होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस उसको हम इफेक्ट कहते हैं. तो ये जो सारा रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम होता है बेटा, ये यूजुअली इनएक्टिव होता है. मतलब क्योंकि कोई ड्रग, कोई लाइजेंड, कोई एगोनिस्ट आएगा, रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंड करेगा, तो ही फिर रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम एक्टिवेट होगा और कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. बट इफ there is any activity of receptor effector system in the absence of agonist, then that activity is called as constitutive activity. Very important. Any activity in the absence of agonist in the receptor effector system is the constitutive activity. इसकी ना constitutive activity की बेटा हम आगे डिटेल में बात करेंगे. ओके, कोई बच्चा मुझे बता सके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट? एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट वैसे सेम ही होते हैं, ठीक है, बस इतना फर्क है, एडवर्स मीन हार्मफुल एंड टॉक्सिक मीन वेरी हार्मफुल और पॉइजनस, but both are undesirable effects and both are harmful effects. But what is side effect and what is adverse effect and what's the difference between these two terminologies? हम जब भी जाते हैं, किसी पेशेंट से इंटरेक्शन होता है, उसको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो हर बंदे को पता होता है ना, सारे डॉक्टर बन के फिर रहे हैं ना, सर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? जो थोड़ा सा ज्यादा समझदार है तो वो कहता है सर इसका कोई एडवर्स इफेक्ट, सर इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट. तो ये क्वेश्चन आपको एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल अंडर ग्रेजुएट बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा. तो क्या किसी बच्चे को पता है जी व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ भी बता दो बेटा, गलत बता दो, बट ट्राई तो करो ना कि मैं खुद ही पूछूं. सर साइड इफेक्ट बेनिफिशियल भी हो सकता है, टॉक्सिक या एडवर्स भी हो सकता है. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश. और कोई? नो वन सर एल्स? उसके मेन इफेक्ट के अलावा जो एक्सेसरी कोई इफेक्ट हो तो उसको हम साइड इफेक्ट. होगा, उसकी बेनिफिट होगा, हार्मफुल भी होगा, उसको थोड़ा सा क्या. ठीक है, और कुछ? अच्छा बता रहे हो, शाबाश, गुड क्लास, गुड गुड. चलें, लेट मी समराइज इट. बेटा दिस इज द समरी. So whenever drug interacts with biological system, with the receptor in biological system, then some effects are produced. If the effects they are desirable, if the effects are the one which we need, then that effect is called as the therapeutic effect. Example दूंगा morphine की, उसी की बात में चलें कर रहे थे. Morphine का सबसे जो main effect है, that is analgesic, that is pain relief. It is a very good pain killer. इससे ऊपर कोई pain killer हमारे पास है ही नहीं. It is the top end painkiller as far as medicines are concerned. Morphine king है painkiller का, और बहुत से हैं लेकिन ये king है बेटा.
इसलिए ये कभी आपको आराम से मिलता भी नहीं। किंग हुआ ना, किंग से मिलना आसान तो नहीं ना होता। सो हम किसी पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं, उसका पेन ठीक होगा, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज हमने उसको दी ही इसलिए थी कि उसका पेन ठीक हो जाए। सो दैट इफेक्ट वाज डिजायरेबल, सो इट विल बी लेबल्ड एज थेराप्यूटिक। बट मॉर्फिन और भी इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मॉर्फिन कैन cause constipation, morphine can cause pupillary constriction, it can also cause contraction of the biliary tract, smooth muscles. Morphine can also cause changes in the body temperature. It can also cause increase in certain hormone levels. It can decrease the levels of LH hormone, ठीक है। बहुत से इफेक्ट्स होते हैं मॉर्फिन के, और भी बहुत सारे हैं। इट कैन कॉज sedation, इट कैन रिलीव एंजाइटी, बहुत कुछ है मॉर्फिन, बहुत किंग मेडिसिन है ये। वी विल डिस्कस इन डिटेल इंशाल्लाह। तो बट हम जिस पेशेंट को दे रहे हैं उसको पेन था, तो पेन रिलीव करने के लिए दी, लेकिन साथ में और भी इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो गए। तो जो साथ में इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे दे विल बी लेबल्ड एज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। वी डोंट नीड देम। कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो, वी डोंट वांट कि उसका pupillary constriction हो, they are undesirable effects. अब undesirable effects, if they are non deleterious, I mean if they are not causing any harm. फॉर एग्जाम्पल, पीपल कंस्ट्रिक्ट करके थोड़ी देर के लिए कोई मसला नहीं यार, थोड़ी देर में जब ड्रग की इफेक्ट खत्म होगा, पीपल आपकी नॉर्मल साइज दोबारा हो जानी है। कॉन्स्टिपेशन होगी सम टाइम के लिए, 1-2 दिन बाद ठीक हो जानी है, बट इससे कोई आपको हार्म नहीं पहुंच रहा, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ऊंचा नीचे हो गया, डजंट मैटर, ठीक है। So these are called side effects. Side effect can be defined as any effect produced by the drug which is undesirable and which is non-deleterious in nature is labeled as side effect. Whereas toxic effect or the adverse effect, दोनों तकरीबन सेम चीजें हैं। These are the effects which are, yes, number one, they are undesirable effects and they are toxic effects. They cause harm to the patient. Then yes, they can be labeled as deleterious effects. अब मॉर्फिन की बात करें, मॉर्फिन का कोई deleterious effect, yes, morphine, it raises the intracranial pressure. So morphine is highly contraindicated in persons who are suffering from any disease of known pathology and the person has constant problem in the intracranial pressure, ठीक है। सेरिब्रल एक्वस क्या कौन सा होता है जी, ये CSF का प्रेशर उस पेशेंट का वैसे ही प्लस माइनस रहता हो, तो आप उसको दे देंगे, उसका CSF का प्रेशर बहुत बढ़ जाना है और उसके अंदर सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। देयर कुड बी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। So morphine and the opioids, they are never ever given in persons who are suffering from any disease of known pathology which is involving the changes in the intracranial pressure. So in that case, that will be the adverse effect or toxic effect. I hope everyone is clear about the differences among side effect and adverse effect. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, कल भी बताने से भूल गया, लेक्चर स्टार्ट की बताना चाहता था, कॉल आ गई, फिर भूल गया, अब बता देता हूँ। बेटा, जो हमारी रूटीन प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स की, वो ये है कि ऑनलाइन क्लास में मोबाइल को ऑन किया, लैपटॉप को ऑन किया, क्लास चल रही है, मोबाइल को म्यूट पे डाला और खुद सो गए, चले गए, व्हाट्सएवर। क्लास का ड्यूरेशन काउंट हो जाएगा, यस काउंट हो जाएगा बेटा, लेकिन इस चीज का हल क्या है फिर अब, क्योंकि हम चाहते हैं बेटा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, हम चाहते हैं कि आप हमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करें, हमें कंफ्यूज करें, ताकि हम और अच्छे से तैयारी करके आए। दिस इज आवर पर्पस। व्हाई? बिकॉज इससे आपकी भी तैयारी होगी अच्छी, हमारा भी सब्जेक्ट और स्ट्रांग होगा इंशाल्लाह। उसके लिए फिर हमने इसका हल ये निकाला है कि बेटा ड्यूरिंग द लेक्चर मैं बच्चों को रैंडमली एंगेज करता हूँ। हर लेक्चर में 10 से 15 बच्चों से रैंडमली क्वेश्चन पूछता हूँ, और बाय चांस या जानबूझ के बच्चा अगर रिस्पॉन्ड ना करे, क्योंकि वो बेचारा तो मोबाइल रख के चला गया होता ना अम्मी अब्बू के साथ गपशप करने या बहन भाइयों के साथ, तो बेटा उसकी हम स्ट्रेट 5 एब्सेंट लगाते हैं कि जो जिस बच्चे को पॉइंट आउट किया जाए फॉर एनी क्वेश्चन ना, इट डजंट मैटर, बट उसको बोलना तो चाहिए ना, सर मैं बैठा हूँ कुछ तो मतलब सिग्नल उसको देना चाहिए ना। तो जब मेरे पास ऑप्शन होती है, मैं किसी भी बच्चे का कैमरा ऑन करके देख लेता हूँ कि बंदा बैठा भी है कि नहीं बैठा, और अगर मुझे कैमरे में खाली छत का पंखा ही नजर आ रहा हो, मोबाइल पड़ा हुआ है, पंखे की हवा ले रहा है, तो बेटा ऐसे नहीं करना। रैंडमली मैं कैमरा चेक करता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा ये कि मैं रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ। और तीसरी चीज बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर से होगी, आज तो मैं नहीं कर सका, ड्यूरिंग द लेक्चर आपसे ना
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्हीं चीजों में क्वेश्चन बेटा जो आप पढ़ के आए होंगे। फॉर एग्जांपल लिखा होगा ऊपर एक डेफिनेशन और नीचे लिखा होगा कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग, मेडिसिन, एनीथिंग जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। एक एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 सेकंड्स ओनली। अच्छा, मैसेज आया कि स्टूडेंट का कि मेरी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही जी? अच्छा, लेट मी चेक माय इंटरनेट। क्यों जी सीआर, बताओ बेटा आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आ रही है सर? ओके क्या तो बेटा आपका ना नेट का कनेक्शन होगा, नेट का प्रॉब्लम होगा जिसको नहीं आ रही। तो मैं बात कर रहा था कि एमसीक्यूज आएंगे आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, आपको पता भी नहीं चलेगा एमसीक्यू एकदम से आ जाएगा, एकदम से ऐसे बस अभी आया और आफ्टर 10 सेकंड उसने गायब हो जाना है। उन 10 सेकंड में आपने एमसीक्यू पढ़ना भी है, उसको क्लिक भी मारना है। एट द एंड जो 6-7 एमसीक्यूज आपसे ड्यूरिंग लेक्चर पूछे जाएंगे उसका रिजल्ट शेयर होगा आपसे कि आपने 6 में से 5 ठीक किए, 4 ठीक किए, 3 ठीक किए, या आपने कोई भी क्लिक नहीं किया। एटलीस्ट बेटा आपने क्लिक जरूर करना है। 1 क्लिक करो, 2 क्लिक करो, चाहे 3 क्लिक करो, लेकिन क्लिक जरूर करो ताकि हमें पता हो कि आप कितना टाइम ऑन बैठे थे और कितनी इंटरेस्ट के साथ आप लेक्चर सुन रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। रैंडमली हम चेक करते रहेंगे और सारा सॉफ्टवेयर करेगा, सॉफ्टवेयर सारा रिकॉर्ड भी रखेगा, रिजल्ट भी जनरेट करेगा और आपकी इंटरनल असेसमेंट में भी उन मार्क्स को एड अप कर देगा। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर क्यों करता है बेटा? क्योंकि मैं बेसिक सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता, डॉलर्स में पेमेंट करता हूँ मैं, और प्रोफेशनल वर्जन में परचेज करता हूँ हर सॉफ्टवेयर का, और उनके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं, सारे होते हैं। जैसे मैंने आपसे कल आपकी सारी डिटेल शेयर की थी, सारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है, मुझे सिर्फ बेटा क्लिक करना होता है, सारी के सारी लिस्ट बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह बेटा आपका लेक्चर के बीच में जो भी आपका क्विज हुआ करेंगे, जो एमसीक्यूज आया करेंगे, उसको मार्क भी सॉफ्टवेयर करेगा और उसका डिटेल्ड रजिस्टर मेंटेन करेगा हर बच्चे के नाम के साथ, किस बच्चे ने कितने एमसीक्यूज ठीक किए, गलत किए। फिर मैसेज आया जी सर आई कैन नॉट हियर ड्यू टू नेटवर्क इशू। तो बेटा अपग्रेड योर नेटवर्क। ओके जी बेटा आगे चलते हैं, लेक्चर बस ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। व्हाट इज फार्मेसी? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज फार्मेसी? ओके जी मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। रोल नंबर जी पूछते हैं, रोल नंबर 111 बेटा बताओ जी व्हाट इज फार्मेसी, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? Sir, pharmacy is any type of shop where medicines are available. You can say Especially that. pharmacies. You can say that. ठीक है। अच्छा, व्हाट इज फार्मासिस्ट, आप ही बताओ। So pharmacists are special technician, special type of matlab persons that are able to deal with the drugs and the medicines, and they sell the drugs and medicines, especially in the pharmacy. ये किसी फार्मेसी के बंदे ने सुन लिया ना, किसी फार्मासिस्ट ने, वो लड़ने आ जाएगा आपसे। आप उनकी इतनी इंसल्ट ना करें, ठीक है। टेक्नीशियन ना कहें उन्हें कम से कम। आपको पता है फार्मेसी Sorry sir. Sorry sir, की technician. ग्रेजुएशन डिग्री होती है, पूरे पूरे 5 साल की होती है फार्मेसी। और फार्मेसी वाले Yes sir. एनाटॉमी भी Yes sir. पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और Yes ये sir. फार्माकोलॉजी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये भी उनका सब्जेक्ट होता है। 5 साल की Yes फार्मेसी sir. होती है, ठीक है। Yes sir. ओके, Yes sir. Sorry sir. अच्छा बताया जी आपने। अब नेक्स्ट जो मुझे बताएगा वो है जी रोल नंबर 10। रोल नंबर, हाँ जी रोल नंबर 10 जी बेटा बताओ जी व्हाट इज फार्मेसी? अस्सलामुअलैकुम सर। जी बताओ फार्मेसी। सर मतलब फार्मेसी शॉप होती है जहाँ से दवाइयाँ वगैरह आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, हाँ जी। ये मैडम सुमेरा करीम बताना चाहेंगी, हमारी ये फार्मासिस्ट है बेटा, तो ये आपसे बात करना चाहेंगे। जी मैडम आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और प्लीज स्पीक टू अस। मैडम प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर। नीचे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी ये हमारी मैडम सुमेरा हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है और हमारे डिपार्टमेंट की फार्मासिस्ट हैं सिंस मेनी इयर्स। तो ये कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। जी मैडम प्लीज बोलें। बच्चे pharmacy, what do you have the concept about pharmacy? Pharmacy is also a branch of pharmacology. Yes it is. Will you tell me please what your concept about pharmacy? Then
I can clear you. जी बच्चों, मैडम आपसे concept क्वेश्चन क्या कर है रही हैं। pharmacy का बच्चे? हमने तो सुना है कि ये मार्केटिंग साइड होती है मेडिसिन की, मतलब मार्केटिंग साइट, मतलब शॉप्स जो होती हैं जहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल होती हैं एंड ऑल दैट, जो स्टफ आपने पहले सुन ली है। तो हम बस फार्मेसी के बारे में इतना जानते हैं, आगे आप हमें बता दें। नहीं बच्चे, फार्मेसी इज मतलब कि जो ड्रग से So preparation and दैट इज कॉल्ड Medicine. फार्मेसी। हाँ जी नहीं, अब देखिए फार्मेसी हमारी जो होनी है आगे जाके बहुत ज्यादा सब डिवाइडेड होती है। फार्मेसी बेसिकली डील्स विद द ड्रग्स। जैसे अगर हम फार्माकोलॉजी को डिफाइन करें ना, फार्माकोलॉजी के दो पोर्शंस हो जाते हैं, मींस के एक आपका फार्माकोकाइनेटिक्स और एक फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है, यानी कि विच ड्रग्स डू विद द बॉडी एंड व्हाट ड्रग्स डू विद द बॉडी, और बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ और ड्रग क्या करती है बॉडी। इसी तरह से फार्मेसी को आगे हम सब डिवाइड करते हैं। कुछ हमारी होती है रिटेल फार्मेसीज, जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट है, दैट आर कॉल्ड रिटेल फार्मेसीज। इंडोर फार्मेसीज होती हैं, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस होती हैं। तो फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे प्रैक्टिकल्स में, इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी हमारा मंडे को इंशाल्लाह प्रैक्टिकल है, जिसमें मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी। तो अभी सर आपको बता देंगे, वेट कर इंशाल्लाह। देंगे थैंक यू कि सो मच मंडे मैडम। को हमारी फिजिकल क्लास होती है या मैं ऑनलाइन आपसे क्लास लेती हूँ। सर आपका कंटिन्यू करें, मैं वेरी आपको मंडे ब्यूटीफुली। को सारा फार्मेसी का तफसील से बताती हूँ। इंशाल्लाह मैम, मंडे को आपको बच्चों प्रैक्टिकल होगा, इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी, एंड मैडम विल ब्रीफ यू इन डिटेल इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा मैडम एक्सप्लेन किया, मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ। बेटा सबसे पहली बात, फार्मेसी का मतलब ये फार्मेसी स्टोर नहीं होते, ठीक है। हमारे यहाँ गलत लिखा जाता है जी, अहमद फार्मेसी, फलानी फार्मेसी, ये गलत है। बेसिकली दीज आर ड्रग स्टोर्स and the person dealing with the drugs inside the drug store, they are called druggist. कहीं कहीं लिखा होगा chemist and druggist, ठीक है। तो chemist या druggist वो होता है बेटा जो आपको ड्रग्स दे रहा होता है, ठीक है। और फार्मेसी कहना गलत है, इसको आप केमिस्ट स्टोर भी कह सकते हैं, इसको आप ड्रग स्टोर भी कह सकते हैं, बट इट इज नॉट फार्मेसी। हम हर चीज उल्टी करते हैं ना बेटा। फार्मेसी इज वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, इसकी आगे बहुत सारे सब ब्रांचेज हैं। शॉर्ट से मैं बता दूं, फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द isolation of chemicals from the sources of drugs. It also deals with the identification of drugs. It also deals with the manufacturing of drugs. It also deals with the packaging of drugs. It also deals with the marketing of drugs. तो उस ड्रग स्टोर तक जिसको आप फार्मेसी कह रहे हैं, उस ड्रग स्टोर तक पहुंचने से पहले पहले ड्रग जिन प्रोसेसेस से गुजरती है, दैट इज कॉल्ड फार्मेसी। बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज इंडस्ट्रीज हैं बेटा, जहाँ पे मेडिसिन पहले आइडेंटिफाई होती हैं, फिर उनको प्योर फॉर्म में आइसोलेट करते हैं, फिर उसको किस टेम्परेचर पे कैसे किस तरह उसको हम प्रोसेस करते हैं, फिर उसको पैक करके किस टेम्परेचर किस इन्वायरमेंट में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिस होल फिनोमिनाज, this study of all these parameters, it comes under the one terminology of pharmacy. Please pharmacy ये ड्रग स्टोर को ना कह देना नेक्स्ट टाइम, वरना बहुत हर्ट होंगे बेचारे फार्मासिस्ट। वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका एक्सटेंसिव सिलेबस होता है बेचारों का। दैट इज बेटा फार्मेसी। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिक्स, ये भी एक सब ब्रांच है फार्मेसी की। व्हाट इज पोसोलॉजी? पोसोलॉजी इज बेटा, इट इज द पार्ट ऑफ मेडिसिन which is concerned with the study of doses of drugs, कि कौन सी ड्रग कितनी डोज में देनी है, किस एज ग्रुप में देनी है, उस सारे को स्टडी करते हैं इस पूरी एक ब्रांच के अंदर, which is called as pathology. Next is alternative medicine, रहने दें अभी, precision medicine भी रहने दें। What is pharmacopoeia? Pharmacopoeia बेटा, आप कभी अगर किसी ड्रग का रैपर उठा के देखें तो उसके नीचे लिखा होता है एंड पे यूएसपी बीपी। यूएसपी मींस यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, बीपी मीन ब्रिटिश फार्माकोपिया, और भी होते हैं यूरोपियन फार्माकोपिया। व्हाट इज फार्माकोपिया? फार्माकोपिया, इट इज बेसिकली अ बुक which contains a list of medicinal drugs with their effects and direction for their use. आप एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा ड्रग्स का इंसाइक्लोपीडिया होता है, पूरी एक डिटेल्ड डिक्शनरी होती है, और ये हर साल पब्लिश होती है, बिकॉज हर साल ड्रग्स उसमें एडअप होती हैं, कुछ निकाल देते हैं, इसको अपडेट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये यूएसपी है 2020 का, यूएसपी 43 मीन के ये 43 ईयर से आ रहा है, 43rd वॉल्यूम है ये। NF38 का मुझे नहीं पता,
This is the book Pharmacopoeia. What is pharmacovigilance? So pharmacovigilance बेटा ये भी again pharmacy में आ जाता है. Vigilance is the English literature word term which means careful watch for possible danger or difficulties. जब हम कहते हैं ना कि you should be vigilant, आजकल हॉस्टल में चोरियां हो रही हैं, you should be vigilant कि आपका भी लैपटॉप मोबाइल चोरी ना हो जाए. So that is vigilance. And what is pharmacovigilance? So vigilance in regard with the drugs, it is called as pharmacovigilance. So it is also known as drug safety. So we use pharmacovigilance for the safety of drugs. It is a pharmacological science which relates to the collection, detection, assessment, monitoring and prevention of adverse effects with pharmaceutical products. जैसे आजकल बेटा कोरोना वैक्सीन आई हुई हैं, हर बंदे को लगा रहे हैं, लेकिन लगाने के बाद उनका हम डेटा कलेक्ट करेंगे, कितने पेशेंट्स में क्या एडवर्स इफेक्ट्स आए, किस लेवल के आए, कौन कौन से आए, किस टाइम ड्यूरेशन में आए, फौरन आगे, 10 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 साल बाद. इस सब डेटा को जब भी नई ड्रग आती है उसको हम कलेक्ट करते हैं, असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर्स. सो व्हाई? बिकॉज हमें पता हो कि ये ड्रग सेफ है नहीं है, कितनी सेफ है, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसको हम आगे लेके चल सकते हैं नहीं चल सकते. These all things they are discussed under one terminology of pharmacovigilance. Next is pharmacognosy. Gnosy mean identification. It is a study of plants or other natural sources as a possible or potential sources of drugs. हमारे पास काफी सारे medicinal plants हैं. Medicinal plants mean the plants from which medicines they are manufactured or isolated. जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर में कि हम काफी सारी चीजों से मेडिसिन निकाले. मैंने एग्जांपल दी शुरू में कि सिंकोना ट्री से हमने क्विनीन निकाली, ठीक है. तो नेचुरल सोर्सेज को स्टडी करना फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड pharmacognosy. Yes, what is ligand or agonist? Any drug which can activate its receptor upon binding, it is called as ligand. Simple is that. Inverse agonist भी बाद में बताता हूँ बेटा. Biased agonist चलें अभी बता देता हूँ, ठीक है. देखिए बेटा, हमारे पास में बेटा एक क्या बताऊं जी आपको, एक हमारे पास एक कैटेगरी होती है ड्रग्स की. फॉर एग्जांपल ओपियोइड ड्रग्स, ये हमारे पास एक कैटेगरी है. अब इस ओपियोइड कैटेगरी के अंदर हमारे पास नीचे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं. फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, पेपावरीन, थेबीन, हेरोइन, इसके अलावा बेटा पॉलकोडीन, कोडीन, ठीक है, और बहुत सारे ड्रग्स हैं हमारे पास, ठीक है. तो ऑल ऑफ दीज ड्रग्स दे आर ओपियोइड्स. तो एक ही कैटेगरी के अंदर जितनी भी ड्रग्स होती हैं या एक ही पैनल में जितनी भी ड्रग्स होती हैं उन सब के इफेक्ट सेम होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर इन द सेम कैटेगरी, ठीक है. जैसे हम कहते हैं जी कि एनएसएइड्स है, उन एक कैटेगरी का नाम है, उसमें जितनी सारी ड्रग्स हैं उन सब के इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं. बट एक आधा ऐसा होता है केमिकल या कोई ड्रग उस एक सेम कैटेगरी में से जिसके इफेक्ट्स बाकी में से थोड़ा सा हटके होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं. उसको हम बोलते हैं बायस्ड, कि यार इसमें थोड़ा सा बायस है, ये बंदा ठीक नहीं है. ग्रुप के अंदर बाकी सारे एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा हटके काम करता है. तो हम इसको डिफाइन करेंगे, एन एगोनिस्ट दैट एक्टिवेट्स द सेम रिसेप्टर एज अदर ड्रग्स इन इट्स ओन ओरिजिनल ग्रुप, but it also causes additional downstream effects that are not seen with other agonists in the groups. बाकी में वो चीज नहीं होती. That agonist is called the biased agonist. For example, इसमें देखें, मेरे पॉइंटर को फॉलो करें आप. This is the balanced agonism. इसमें आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाला ये एक एगोनिस्ट है, ये सारा ये जिस 7 मेम्ब्रेन ट्रांस हेलिसेस आपको नजर आ रही हैं, it is the receptor, it is the G protein coupled receptor. तो जब ये ग्रीन एगोनिस्ट आकर रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो आगे ये दो काम करता है, ठीक है. जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, बीटा अरेस्टिन को भी एक्टिवेट करता है. ओके हो गया. ये सारे जी प्रोटीन के एगोनिस्ट यही काम कर रहे हैं उस एक कैटेगरी में. बट एक ऐसा है उनके अंदर, वो क्या करता है, रिसेप्टर पे आके बाइंड करता है ये रेड वाला, और आके वो जी प्रोटीन को तो एक्टिवेट करता है लेकिन बीटा अरेस्टिन पे उसका कोई रोल नहीं होता. इसको हम कहते हैं जी प्रोटीन बायस्ड एगोनिज्म. एक और एगोनिस्ट आता है सेम कैटेगरी में से, वो आके बीटा अरेस्टिन को तो एक्टिवेट करता है लेकिन जी प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं करता. दैट एगोनिस्ट इज लेबल्ड एज बीटा अरेस्टिन बायस्ड एगोनिज्म. इसका बायस है सिर्फ बीटा अरेस्टिन के साथ, सिर्फ उसको एक्टिवेट करेगा. इस वाले रेड एगोनिस्ट का जो बायस है वो जी प्रोटीन की तरफ है, ये सिर्फ और सिर्फ जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा. सो दिस इज कॉल्ड बायस्ड एगोनिस्ट. व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट? बेटा इसकी बात भी हम आगे करते हैं.
व्हाट इज एलोस्टेरिक एगोनिस्ट, ये भी आगे बात करते हैं, पार्शियल की भी आगे बात करते हैं, ये जहाँ पे बात करते हैं सबकी। ओके बेटा, अब तक जो सो रहे थे प्लीज जाग जाओ प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस ब्लू स्ट्रक्चर, दिस इज द रिसेप्टर, ठीक है, दिस होल स्ट्रक्चर इज द रिसेप्टर एंड these are the sites of receptor with which the agonist can bind. This gray one, this is the agonist. It comes, it binds with the receptor, and after binding it activates the receptor, and due to activation of receptor there is production of some effect. Okay हो गया, A for agonist and this binding site is the receptor. तो आप ग्राफ पे बेटा देख सकते हैं राइट साइड पे, दिस इज A alone, ठीक है, कि जब एगोनिस्ट दिया वो रिसेप्टर से बाइंड हुआ और इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, so this is the magnitude of effect, कि अच्छा खासा इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ये देखेंगे, फॉलो द ग्राफ प्लीज। When agonist was given alone, this effect was produced. So this is called as agonist. Agonist is defined as the thing, chemical drug which binds with the receptor, activates it and produces the effect. अब बेटा आगे आते हैं, what is antagonist? ठीक है, this B structure, this is the antagonist, but it is the competitive antagonist. Competitive का मतलब ये होता है कि agonist और antagonist आपस में compete करते हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन बताने लगा हूँ बेटा एंटागोनिस्ट की, मुझे आज तक किसी बंदे ने सही नहीं बताई, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स। जिस बच्चे से पूछो एंटागोनिस्ट का हमेशा गलत बताता है, आई डू नॉट नो व्हाई, आई डू नॉट नो। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट में दो पार्ट है, एंट एंड एगोनिस्ट। anything which is ant mean anti, against, which is against the agonist। फिर बता रहा हूं, antagonist का मतलब है बेटा anything which is against the agonist, not against the receptor or not having good affinity for the receptor। antagonist का receptor से कोई लेना देना नहीं होता, वो बेसिकली agonist के अगेंस्ट होता है, ठीक है। अब antagonist को डिफाइन करता हूं, antagonist is any drug which prevents the binding of agonist with the receptor। कैसे? एंटागोनिस्ट खुद जाके रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, लेकिन रिसेप्टर को खुद कुछ नहीं कहता, रिसेप्टर को एक्टिवेट बेटा नहीं करता। एंटागोनिस्ट इज अगेंस्ट द एगोनिस्ट, इट हैज नो एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर। जिस बच्चे से पूछो बेटा व्हाट इज एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट इज एनी ड्रग व्हिच व्हेन बाइंड्स टू द रिसेप्टर it activates the receptor in the opposite direction as compared to the agonist। हाँ बेटा गलत है, ये ऐसी कोई बात नहीं होती, गलत, टोटल गलत बता रहे हैं। Antagonist is defined as anything which is against the agonist, and this chemical or the drug it prevents the binding of agonist with the receptor। अब ये A agonist है, B हमारे पास competitive एंटागोनिस्ट है। अब यहाँ पे देखें A प्लस बी जब हमने इकट्ठे दिया बेटा तो शुरू में देखें कोई रिस्पांस नहीं है, जहां तक नो रिस्पांस। व्हाई? बिकॉज एंटागोनिस्ट ने रिसेप्टर पे जाके रिसेप्टर को ऑक्यूपाई किया हुआ था और एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर सकता था। बट सिंस दिस इज द कंपैरेटिव एंटागोनिस्ट, इसका मतलब ये है कि अगर हम एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, दिस इज द डोज, हम लेफ्ट टू राइट में डोज बढ़ा रहे हैं, अगर हम एगोनिस्ट की डोज को बढ़ा दें तो एगोनिस्ट विल compete with the antagonist and it will displace the antagonist from the binding site of agonist and then it will produce its effect। So this is called the competitive antagonist। क्यों? इसके साथ एगोनिस्ट compete कर सकता है, एगोनिस्ट की concentration को बढ़ा देंगे तो वो उसको डिस्प्लेस करके इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। बट आई एम रिपीटिंग अगेन, एंटागोनिस्ट दे नेवर एवर प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, नो इफेक्ट एट ऑल। ओके बेटा, इज इट क्लियर? किसी को समझ ना आए बेटा यू कैन आस्क मी टू रिपीट इट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर भी कह सकते हैं, एलोस्टेरिक एगोनिस्ट भी कह सकते हैं। एलोस्टेरिक एगोनिस्ट इज द ड्रग व्हिच बाइंड्स विद द रिसेप्टर्स अदर देन द एगोनिस्ट रिसेप्टर्स, और सेपरेट रिसेप्टर्स होते हैं, बट इट प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स जस्ट लाइक द एगोनिस्ट। एक मैसेज आया है, प्लीज रिपीट द एंटागोनिस्ट। ओके बेटा देखें, एंटागोनिस्ट
Antagonist is the terminology which means ant and agonist. Ant agonist को combined पढ़ते हैं तो वो बन जाता है antagonist. Any drug which is against the agonist is labeled as antagonist. अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप क्योंकि मेरी तरह देसी बच्चे हैं तो आप सबको इस एग्जांपल से बात समझ आएगी. आप में से कोई बच्चा बैठ के खाना खा रहा है कैंटीन पे, ठीक है, और वो बच्चा जो है बड़ा शरारती बच्चा है, सबको तंग करता है, उस बच्चे को कोई पसंद नहीं करता क्लास में. तो एक और बच्चा आता है जी, वो देखता है कि अच्छा ये बैठ के खाना खा रहा है, हमें इतना तंग करता है हॉस्टल में और खुद बैठ के मजे से खाना खा रहा है, इसको अभी मदद चाहते हैं. वो क्या करता है बेटा, दूसरा लड़का जो पहले लड़के से जो खाना खा रहा है, जिससे नफरत करता है दूसरा लड़का, वो आता है एक मरी हुई मक्खी उसके खाने में डाल देता है. अब जब वो मरी हुई मक्खी उसके खाने में डाल देगा तो पहला लड़का अब खाना तो नहीं खाएगा, उसने खाना खराब कर दिया. तो ये दूसरा लड़का था बेटा, वो एंटागोनिस्ट था. वो एंटागोनिस्ट था, वो उस लड़के के अगेंस्ट था, उस खाने के अगेंस्ट नहीं था, वो रिसेप्टर के अगेंस्ट नहीं था, खाने के अगेंस्ट नहीं था. उसने सिर्फ ये किया कि किसी तरह वो रिसेप्टर को या खाने को ना खाए और वो अपना गुस्सा पूरा करे. अब वो जो एगोनिस्ट भाई थे, जो पहला लड़का था, वो खाने की प्लेट साइड पे कर देगा, मैं खाने ही कोई नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा. एगोनिस्ट जो है बेटा, फॉलो माय पॉइंटर प्लीज, एगोनिस्ट जो है बेटा, ये आके रिसेप्टर पे बाइंड करता है, उससे इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. एंटागोनिस्ट क्या करता है, वो मक्खी की तरह आके रिसेप्टर पे जाके लग जाता है, ना खुद रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, ना एगोनिस्ट को बाइंड करने की जगह देता है कि तू आके एक्टिवेट कर, ना एगोनिस्ट को काम करने देगा, ना खुद रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा. जैसे दो लड़के थे, जिस दूसरे लड़के ने मक्खी फेंकी थी, उसने खुद भी खाना नहीं खाना और ना ही वो उस पहले लड़के को खाना खाने देगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता. तो खाना वैसे के वैसा पड़ा रह जाएगा, रिसेप्टर वैसे का वैसा इनएक्टिव पड़ा रह जाएगा जब एंटागोनिस्ट बाइंड करता है. एंटागोनिस्ट की दुश्मनी एगोनिस्ट से होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट. ठीक है बेटा, नेवर एवर से कि एंटागोनिस्ट आएगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, एगोनिस्ट को बाइंड नहीं करने देगा, लेकिन खुद रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, ऐसा नहीं है. नेवर एवर से दैट प्लीज. अब एलोस्टेरिक एगोनिस्ट क्या होता है बेटा, इट कम्स एंड बाइंड्स विद द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट्स द रिसेप्टर, बट इट्स रिसेप्टर इज सेपरेट एज कंपेयर्ड टू द रिसेप्टर ऑफ एगोनिस्ट. And when allosteric agonist activates the receptor, activates its own receptor, then it produces effect just like the agonist. A was agonist and this C drug is the allosteric agonist. जब हम A और C को बेटा एक साथ दे देंगे, please look at the graph, ये है जी A plus C. ठीक है, अकेला हमने ये agonist दिया A alone तो इतना इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन agonist plus allosteric agonist एक साथ दिया, इफेक्ट हमारा इंक्रीज हो गया. The amplitude and the magnitude of the effect was increased manifold. इसी तरह बच्चा जब एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट देंगे तो वो क्या करेगा, वो एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट it will bind with the separate site on the main receptor and it will decrease the effect produced by the main agonist. A plus D, देखें यहाँ पे A plus D, ये देखें बेटा, ये A alone था, ठीक है, ये ए अलोन था, लेकिन जब हमने ये एगोनिस्ट और एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट ए प्लस डी इकट्ठा दिया तो एगोनिस्ट का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा कम हो गया. व्हाई? बिकॉज दिस एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट इट caused decrease in the total effect produced by the agonist by its own certain mechanisms. We have नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आई होप आप इसमें क्लियर हो गए बेटा. ये डायग्राम ओके, ठीक है. अब मेरा ख्याल है कि शायद लास्ट ही हो, काफी टाइम हो गया. व्हाट इज ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन? बेटा ये डायग्राम समझ लो, इसके बाद छुट्टी आप, आज का लेक्चर हो गया आपका, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसका पिछले डायग्राम से डायरेक्ट लिंक है. ओके, दिस इज द मॉडल ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, हाउ द receptors they get activated and how the interaction it causes production of effect. बेटा हमारे पास बॉडी में जितने रिसेप्टर्स होते हैं यूजुअली दे आर इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस. कुछ रिसेप्टर्स हमारे पास इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स हमारे पास एक्टिव स्टेट में होते हैं. ये एक बैलेंस होता है बॉडी के अंदर. प्लीज कीप फॉलोइंग माय पॉइंटर थ्रू आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डायग्राम.
बेटा ये हमारे पास RI लिखा हुआ है, RI मीन इनएक्टिव रिसेप्टर। इस RI या इनएक्टिव रिसेप्टर के साथ ये D मीन ड्रग, जब इस ड्रग को हमने एडअप करके बाइंड कराया तो हमारे पास एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, ड्रग एंड इनएक्टिव रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बट जो इनएक्टिव रिसेप्टर होता है ना, उसके साथ ड्रग बाइंड भी कर जाए, एगोनिस्ट बाइंड भी कर जाए, तो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। व्हाई? बिकॉज रिसेप्टर इज इनएक्टिव। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दिस इज द RA फॉर्म। RA फॉर्म मीन एक्टिव रिसेप्टर फॉर्म। ठीक है, अब आप हैरान होंगे देखिए कि ये जो हमारे पास एक्टिव रिसेप्टर की फॉर्म होती है, दिस एक्टिव रिसेप्टर फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ ड्रग इट कैन प्रोड्यूस इफेक्ट। दिस वन, दिस इज द इफेक्ट, and this effect is produced by the active receptor in the absence of any drug। बड़ा सरप्राइजिंग एंड स्ट्रेंज है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन जब हम इस एक्टिव रिसेप्टर के साथ किसी भी ड्रग को, दिस D ड्रग को या एगोनिस्ट को हम बाइंड कराते हैं, then a complex is formed which is called as drug active receptor complex। And as you can see in the diagram that the effect has been produced, but this effect is just like the effect produced by the active receptor alone। The only difference is that the effect has been increased in magnitude। इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। तो यहां से दो बातें आपने पल्ले बांधी हैं कि एक्टिव रिसेप्टर whether it is bound with the drug or not, it will produce effect। is that clear to everyone बेटा? बट जब ड्रग से बाइंड करेगा ये एक्टिव रिसेप्टर तो इफेक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड में बढ़ जाता है। अब नीचे आते हैं बेटा, बेटा इस लाइन को फॉलो करो। दिस लाइन, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। ये वाली लाइन मैंने क्या बताया था बेटा? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एगोनिस्ट। तो मैंने बताया कि बॉडी के अंदर एक्टिव और इनएक्टिव रिसेप्टर का एक बैलेंस चल रहा होता है, बैलेंस चल रहा होता है। ठीक है, अब ये जो एक्टिव रिसेप्टर होते हैं दे कैन प्रोड्यूस इफेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट। तो ये जो एक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं ये चूंकि एक बैलेंस में होते हैं, कुछ रिसेप्टर इनएक्टिव हैं, कुछ रिसेप्टर एक्टिव हैं, तो जो एक्टिव होते हैं वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नाउ दिस इज द रिस्पांस, दिस वन। ठीक है, दिस पॉइंट इज द जीरो। ठीक है, तो जीरो से ऊपर जहां तक जो रिस्पांस आ रहा है ड्यू टू रिसेप्टर एक्टिवेशन, this response is due to the constant active state of receptors in the absence of drug। so this level of response it is called as constitutive activity of the receptor। आप इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है RA plus RI के कुछ रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड हैं, कुछ रिसेप्टर इनएक्टिव हैं, लेकिन ये जो रिस्पांस आ रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ द फ्यू रिसेप्टर्स व्हिच आर एक्टिवेटेड। और ये रिस्पांस बॉडी में रहता है। आप अपने मसल्स को चेक करके ऐसे हाथ लगा के चेक करो तो उनमें कुछ ना कुछ टोन होती है। आप अपने मसल्स चेक करो, साथ आप 3-4 और फ्रेंड्स के मसल चेक करो, तो आपको बड़ा डिफरेंस फील होगा कि किसी के मसल की टोन कम होगी, किसी की ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा होगी। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो आप में से स्टूडेंट्स जो रेगुलरली जिम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके मसल्स की टोन वैसे ही बहुत हाई होती है। व्हाई? बिकॉज कांस्टेंट एक्टिविटी की वजह से उनका जो बैलेंस होता है एक्टिव रिसेप्टर्स का वो ज्यादा होता है। मोर रिसेप्टर्स दे आर इन एक्टिव स्टेट एंड रिसेप्टर इफ इट इज इन एक्टिव स्टेट, चाहे ड्रग हो या ना हो, वो अपना इफेक्ट देता है। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगा। आगे चलते हैं। ये बेटा हमने फुल एगोनिस्ट दिया, ये बड़ा रिस्पांस दिया जी इसने, ये देखें ये इतना रिस्पांस है, बहुत रिस्पांस है जी। So full agonist or the agonist, it is defined as any drug which when binds with the receptor produces the effect। ये तो पता है जी हमें, ये इफेक्ट आ गया। बट बेटा एक बात आपने ध्यान में रखनी है, फुल एगोनिस्ट दे हैव मोर टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्टिव स्टेट ऑफ रिसेप्टर। आप देख सकते हैं RA mean active receptor plus DA mean A for agonist, D for drug, agonist drug कह लें इसको। ठीक है, A agonist हो गया, D drug हो गया, तो A agonist drug है। So agonist drug it only binds with the active state of receptors to produce its large magnitude of effect। क्लियर हो गया जी। आगे आते हैं जी, this is partial agonist। Partial agonist is the agonist which acts like the agonist, which acts like the full agonist, and it binds with the active state of receptors and produces effect, but the only difference is that the effect produced by the partial agonist it is
always less than the effect produced by the full agonist. That's why beta it is called as partial agonist, क्योंकि ये full agonist जितना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बाकी सब कुछ सेम होता है। ओके हो गया बेटा? ओके जी। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये है बेटा एंटागोनिस्ट, जिस पे मैं बार बार खप के थक गया हूं बेटा। Antagonist beta, ant and agonist, any drug which is against the agonist, not against the receptor. receptor को ये कुछ ही नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। जैसे खाने में मक्खी गई थी, मक्खी मरी पड़ी रहेगी, उसने खाने को कुछ नहीं कहा। रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट कुछ नहीं कहता। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आई नो कि बोरिंग है बार बार सेम चीज सुनना, लेकिन बेटा आप लोग पता नहीं क्यों गलत बताते हो आगे, मुझे नहीं पता। एंटागोनिस्ट के पास एक यूनिक फीचर होती है, इट कैन बाइंड विद द एक्टिव स्टेट ऑफ रिसेप्टर्स, इट कैन आल्सो बाइंड विद द इनएक्टिव स्टेट ऑफ रिसेप्टर्स। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आर ए एक्टिव रिसेप्टर प्लस डी ए एन टी एंटागोनिस्ट ड्रग, ठीक है। तो एक्टिव स्टेट के साथ भी बाइंड किया और इसी तरह इस एंटागोनिस्ट ड्रग ने इनएक्टिव स्टेट ऑफ रिसेप्टर के साथ भी बाइंड किया। सिर्फ बाइंड किया और उनको ब्लॉक कर दिया। अब जब बाइंड किया, ब्लॉक कर दिया, तो कोई भी एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर सकेगा, लेकिन जो रिसेप्टर एक्टिव है वो तो अपना काम करता रहेगा बेटा, वो तो अंदर नीचे जो भी उसने इफेक्ट देने हैं वो देता रहेगा। तो एंटागोनिस्ट जब हम देते हैं किसी भी रिसेप्टर का, तो जो इफेक्ट होता है वो उतना ही रहता है जितना इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी के लेवल पे होता है, उतना इफेक्ट रहता है जितना इफेक्ट एगोनिस्ट की एब्सेंस में होता है। इफेक्ट जीरो नहीं होता, इफेक्ट इस तरह ये देखें, ये रिवर्स नहीं होता। बच्चे ये कहते हैं कि एंटागोनिस्ट एनी ड्रग व्हिच कम्स एंड बाइंड्स विद द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट्स द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस द इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट। बच्चे इसको आगे बताते हैं, ये लास्ट वाली लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली ना बेटा। एंटागोनिस्ट बेटा कभी भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, एंटागोनिस्ट कभी भी एगोनिस्ट के अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। एंटागोनिस्ट कभी भी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर ही नहीं सकता। इट कैन ओनली and only block the attachment of agonist with the receptor। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो जब एंटागोनिस्ट देंगे वो हर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एक्टिव से भी इनएक्टिव से भी, एगोनिस्ट की अटैचमेंट को ब्लॉक करेगा और रिस्पांस कितना होगा, उतना ही रहेगा जितना जीरो लेवल, मतलब जितना कॉन्स्टिट्यूटिव लेवल पे था, जो कि कुछ चंद एक्टिव रिसेप्टर्स प्रोड्यूस कर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं बेटा इनवर्स एगोनिस्ट। बेटा इनवर्स एगोनिस्ट आर द drugs inverse agonists are the drugs which prefer to bind with the inactive state of receptors। पहली बात बेटा मुझे देख सकते हैं DI लिखा है, inverse drug inverse agonist plus RI, they prefer to bind with the inactive state। but अब आप देख सकते हैं, कोई बच्चा मुझे यहाँ बता दे कि ये बाइंड तो इनएक्टिव स्टेट के साथ कर रहे हैं, इनएक्टिव स्टेट ऑफ रिसेप्टर तो इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, फिर ये इफेक्ट इस तरह क्यों जा रहा है टुवर्ड्स द जीरो, कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव लेवल पे इफेक्ट था थोड़ा बहुत था वो भी जीरो कर दिया उन्होंने। एनीवन? मैं ही पूछूं बेटा, देखते हैं कौन बैठा है कि कौन मोबाइल पंखे को दिखा रहा है बैठ के। ठहर जाओ ठहर जाओ।